Okay. Good morning, all of you students. Today we are going to start a new topic as the design of compressor member. We have already covered about the topic tension member, design of the tension member, and also we have go through the two numerical problem in the previous lecture. One is analysis question and second one is a design questions. Okay. यहाँ तक clear? Yes, sir. Okay. अब इसमें पर्टिकुलर जो आपका टेंशन मेंबर है उसके अंदर एक लग एंगल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो रिमेनिंग है, तो मैं वो असाइनमेंट के तौर पे दूंगा आप। यस सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं, अभी स्क्रीन मैंने ओपन नहीं किया अभी, स्क्रीन अभी जस्ट शेयर कर रहा हूं मैं। नाउ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. व्हाइट बोर्ड इज क्लियर विजिबल टू ऑल ऑफ यू ना? Yes, sir. ओके। 3rd June 21. It is already mentioned this and time also, but blackboard की तरह आदत है इसमें। So today we are going to start new topic is design of compression member। तो अब एक्चुअल में अपन ने टेंसाइल मेंबर डिजाइन करा है, टेंसाइल मेंबर के कुछ डिजाइन स्ट्रेंथ, अब उसकी यील्डिंग पर्टिकुलर वो फेल कैसा होता है, नेट सेक्शन रप्चर होता है, फिर पर्टिकुलर अपन ने पढ़ा कि वन ऑफ दी और एक ब्लॉक शियर फेलियर होता है, फिर एंगल सेक्शन में एक शियर लैग इफेक्ट भी होता है। तो ऐसा करके अपन थ्रू आउट टेंशन मेंबर की सब मतलब सारी ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया कि उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ है वो क्या क्या फैक्टर से अफेक्टेड होती है। ओके, देन अब अपने को नेक्स्ट जो है वो है कि भाई बिल्डिंग में जहां पे टेंशन मेंबर होगा वहां पे कहीं ना कहीं तो कंप्रेशन मेंबर भी होगा। ओके, तो नॉर्मली अब कंप्रेशन मेंबर की डिजाइन करने के लिए उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ होगी तभी तो आप डिजाइन करोगे। अगर इसकी एफ सी डी मीन्स कंप्रेसिव डिजाइन स्ट्रेंथ। ओके, तो अगर आपके पास होगी तो यू कैन इजिली डिजाइन क्या करना है भाई को कि पर्टिकुलर उस कंप्रेशन मेंबर का क्रॉस सेक्शन क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, एक आई सेक्शन लेंगे, एल लेंगे, या फिर बिल्टअप करेंगे एल सेक्शन को, एंगल सेक्शन को इस तरह से ऐसे करके बिल्टअप कर सकते हैं। तो ये सारे इसके अंदर काम आएंगे। ओके, फिर एक प्रॉब्लम आती है कि फॉर दी मोस्टली जो फॉर बिल्डिंग्स कंप्रेशन मेंबर आर इफ यू वर्टिकल इन डायरेक्शन, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में किसी मेंबर खड़ा है मींस फ्रेम स्ट्रक्चर या बिल्डिंग में, तो उसको पर्टिकुलर कॉलम कहते हैं, कॉलम, पोस्ट, एक्सटेंशंस। तो मींस ये इसकी ओरिएंटेशन होना चाहिए वर्टिकल होना चाहिए पहली बात तो। ओके, और कंप्रेशन मेंबर के अंदर है क्या, और कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तभी कंप्रेशन मेंबर होगा। दैट मींस कि मेंबर्स आर दैट आर इन कंप्रेशन इज कॉल्ड कंप्रेशन मेंबर। भाई जिस मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स लगेगा वो कंप्रेशन मेंबर होगा। अब ये कंप्रेसर फोर्स जो है वो एक्सियली लोड हो सकता है और एसेंट्रिक लोड की वजह से बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपके लोड किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक्सियली लोडेड हो रही है मींस उसकी एक्सिस के पैरेलल मींस जैसे ये अभी एग्जांपल है तो ये इसके एक्सिस के जस्ट विदाउट एनी एसेंट्रिसिटी, ई जो है वो कंसीडर नहीं है इसके अंदर, तो वो एक्सियल लोड है। या फिर अगर हल्का सा एसेंट्रिक होगा तो इट मे बी प्रोड्यूस बेंडिंग भी प्रोड्यूस करेगा क्योंकि फोर्स इनटू लीवर आर्म मोमेंट जनरेट करेगा, और अगर मोमेंट जनरेट होता है तो मोमेंट जनरेट होने की वजह से उस पर्टिकुलर मेंबर में बेंडिंग तो होगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब अपन थ्रू आउट देखते हैं कि कैसे कैसे कंप्रेशन मेंबर को किस तरह नेम वाइज आपने सुना होगा या फिर आज से कहीं पे अगर ये लिखा रहे
कि कॉलम का मीन्स कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में कंप्रेशन मेंबर है, मीन्स वर्टिकल अगर कंप्रेशन मेंबर है आपका इन बिल्डिंग्स तो उसको बोलते हैं कॉलम। ओके, नाउ कमिंग टू दी फॉर दी ट्रस, अगर ट्रस में आपका नॉर्मली मेंबर जो है, ट्रस में मेंबर अगर आपका कंप्रेशन मेंबर है तो उसको क्या कहते हैं, काफी बार बताया मैंने, कौन बताएगा आप में से? यस, ट्रस के अंदर मैंने बताया था उस दिन, तो आपको क्या बताया था? हेलो, am I audible to all of you? Yes, sir. क्या बताया था? स्ट्रट का नाम नहीं सुना हो? Yes, sir. सुना। स्ट्रट का उस दिन नाम बताया था, स्ट्रट्स। टेंशन के लिए मैंने टाई मेंबर बताया था। Yes. देखिए, ट्रस के अंदर अगर टेंशन मेंबर है तो ट्राई है, टाई मेंबर, और अगर वो कंप्रेशन मेंबर है तो इसको बोलते हैं स्ट्रट मेंबर। ओके, तो ऐसे करके भी और होता है। मान अगर क्रेन्स का जो ये नॉर्मली रिब्स जो होती हैं, जो कंप्रेसिव लोड एग्जिट करती है, जिप ऑफ क्रेन जो होती है, इसको बूम बोलते हैं। जो हेड जो होता है ना, जो सबसे ज्यादा कंप्रेसिव लोड एग्जिट करता है उसको बूम बोलते हैं। तो वो नंबर ऑफ मतलब डीलिंग है भाई कि पर्टिकुलर मेंबर जो है वो कंप्रेसिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो एज पर फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और डिजाइनिंग ऑफ सिविल, ये डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, वी आर कंसीडर टू, एक तो फर्स्ट कॉलम एंड स्ट्रट। ओके, कॉलम और स्ट्रट, इन दो पार्ट को अपन को डिजाइन करना है। ओके, नाउ कमिंग टू दी लोड, कि भाई लोड ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है कि मान लो इट इज द शोइंग एज द एक्सिस ऑफ द पर्टिकुलर कंप्रेशन मेंबर। ये अगर फोर्स जो है कंप्रेसिव फोर्स पीयू या सी फोर्स, ये फोर्स अगर इसकी एक्सिस से पासिंग हो रहा है तो ये एक्सियल कॉलम है। ओके, एक्सियल कॉलम। अब ये फोर्स अगर मैं ड्यू टू imperfection, ड्यू टू uncertainty of load consider, now coming to the point is कि ड्यू टू uncertainty of load calculation, imperfection in the member, there will be happen a eccentricity। तो ये जो eccentricity है, ड्यू टू दिस there will be moment generate at the ends of the column, moment तो जनरेट होगा। तो ड्यू टू दिस मोमेंट अब क्या होगा, ड्यू टू दिस मोमेंट अब आपका मेंबर जो है आल्सो एक्सर्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस। और बेंडिंग स्ट्रेसेस में भी क्या होता है भाई, वन साइड जो है फाइबर जो है वो आर एक्सर्टेड टू कंप्रेसिव और अदर देन इज टेंसाइल। यस और नो? बेंडिंग स्ट्रेस में यही होता है। Yes, sir. तो मतलब उसमें और कहीं ना कहीं पार्ट ना जो कंप्रेशन मेंबर होगा उसके कुछ ना कुछ एक्सट्रीम फाइबर पे और एक्स्ट्रा कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगी, एक्सियल तो लग रही थी। ओके, तो ये ड्यू टू मतलब ये ड्यू टू जो इन इम्परफेक्शन की वजह से क्या होता है कि कॉलम के अंदर लेटरल डिफ्लेक्शन, ड्यू टू एक्सियल लोड आया, और ये एक्सियल लोड अगर इम्परफेक्ट हुआ, यहां से अगर एसेंट्रिसिटी है, बेंडिंग आई, या फिर एक्सियल लोड का अगर लोकेशन चेंज हो गया, तो इसका लेटरल डिफ्लेक्शन तय है। तो लेटरल डिफ्लेक्शन मींस अब जो आपका कॉलम है वो ये स्ट्रेट जो है, अगर ये कॉलम एक्सियली लोडेड हो और विथ परफेक्टली, ओके, तो इस पे जो फोर्स जो है पीयू वो ऑलवेज लेस देन क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम। क्रशिंग स्ट्रेंथ मींस उसकी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ओके, एफसीडी। तो
पर्टिकुलर अगर आपका एक्सियल लोड है, कॉलम है, उसके अंदर तो क्या है कि अगर फेल होगा तो ये अप टू रीच करेगा एफसीडी, बट ड्यू टू लेटरल डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, ये आपका कॉलम जो है अगर एसेंट्रिक लोड है ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ कॉलम मेंबर, तो अब आपका कॉलम मेंबर में बी डिफ्लेक्ट, यस और नो? Yes. तो ड्यू टू डिफ्लेक्शन और इनस्टेबिलिटी इट कॉल्ड द बकलिंग ऑफ द कॉलम। ये नाम जो है ना, बकलिंग ऑफ द कॉलम, एक्चुअल में क्या है कि आपका तो पता नहीं मुझे, लेकिन एज जैसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जब आता है ना, तो नॉर्मली इंजीनियर्स जो है वो वर्ड टू वर्ड बहुत प्रिसाइज पढ़ना चालू कर देता है। जैसे मेरे से पहले जुड़ने से पहले आपका कुछ ना कुछ जो बेस था, आफ्टर मेरे से जुड़ने के बाद में कुछ ना कुछ ना इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, आई होप। Yes, sir. Yes, तो sir. अब पर्टिकुलर क्या है इसमें प्रॉब्लम, कि जब आप वर्ड्स से वर्ड्स खेलते हो, मींस अगर आपको पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पता है ना, तो बिहाइंड द कंसेप्ट और बिहाइंड द लॉजिक जो है उसका, वो लॉजिक बहुत क्लियर होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम फॉर सेइंग, अगर मैं डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करता बकलिंग ऑफ द कॉलम, तो नॉर्मली अपन जस्ट सेइंग क्या करते हैं कि हाँ बकलिंग होता है, मींस बकल होना, मींस डिफ्लेक्ट होना। लेकिन ये डिफ्लेक्शन और इनस्टेबिलिटी जो है कॉलम के अंदर, ये एक तरह से फिनोमेना, मींस ये इनस्टेबिलिटी सिचुएशन हैपन होगी, और इस सिचुएशन में क्या होगा, स्ट्रेस इन द कॉलम आर लेस देन द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे स्ट्रेसेस जो जनरेट हुई थी एफ, वो आर लेस देन एफ सी डी, मीन्स उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ से भी कम थी। ओके, और जिस तरह कॉलम जो जिस तरह टेंशन मेंबर है वो यील्ड होता है, तो इसमें कॉलम भी क्या होगा भाई, एक अगर मैं कॉलम बनाऊं फॉर दी पेडेस्टल टाइप का कंक्रीट का, इट में बी क्रस्ट भाई, अगर मैं इसकी इसकी जो क्रशिंग या बियरिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा अगर मैं इसको स्ट्रेस से जनरेट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. तो इस तरह कॉलम की भी मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगी वो मान लो क्रशिंग स्ट्रेंथ है। तो ड्यू टू डिफ्लेक्शन इनस्टेबिलिटी, ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं बकलिंग ऑफ द कॉलम। और बिकॉज ऑफ द बकलिंग टेंडेंसी ऑफ कॉलम, देयर विल बी रिड्यूस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम। मींस कैसे कि इसकी स्ट्रेंथ ओरिजिनली एफ सी, मतलब एफ सी था, मींस एफ सी मींस उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ थी, मैक्सिमम स्ट्रेस, ड्यू टू अ बकलिंग के वजह से it may be less than F crushing strength FC. Means due to tendency of the buckling of the column, the stresses in the compression member या column member are lesser than its original strength. Yes or no? Yes, sir. कि अगर ये परफेक्टली एक्सली लोडेड होता और इसकी स्ट्रेसेस जो है वो, मान लो ये क्रॉस सेक्शन है और इसके अंदर स्ट्रेसेस जो जनरेट हो रही हैं, इट आर इक्वलेंट टू इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ, मींस जब इसकी स्ट्रेसेस जो है इस कॉलम में आर इक्वल टू दी इट्स क्रशिंग स्ट्रेंथ, दैट मींस कॉलम इज फेड या क्रस्ट। बट ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ बकलिंग, अब बकलिंग की वजह से क्या हो रहा है कि वो अपनी स्ट्रेस जो है मैक्सिमम स्ट्रेस एफ सी, वो तो गेन कर ही नहीं रहा, और उससे प्रायर क्या हो रहा है, फेलियर। ये है इसका प्लस पॉइंट, मींस ये जो है कॉलम मेंबर जो है या कंप्रेशन मेंबर है, ये चीज अपन को क्या पढ़नी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि बकलिंग ऑफ कॉलम जो है वो मोस्टली बिल्डिंग्स और पर्टिकुलर किसी मेंबर्स के अंदर ये इनस्टेबिलिटी पैदा करते हैं, मींस जनरेशन जो है इनस्टेबिलिटी करता है। ओके, और
There are the number of factors depending on the load carrying capacity of the column. एक तो बकलिंग, अब बकलिंग में भी कैसे कि भाई एंड पोजीशन क्या है कॉलम की, लेंथ कितनी है, लेंथ का डायरेक्टली मींस स्लेंडरनेस रेशियो क्या है. तो कंप्रेशन मेंबर की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी depends upon the end conditions and also on slenderness ratio of the column. स्लेंडरनेस रेशियो मैंने बताया था KL डिवाइडेड बाई R. यस्टरडे जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर बताया था ना. तो दैट मींस कि आपका कॉलम आर दी एंड कंडीशन क्या है, मींस ये दोनों साइड में हिंज है, दोनों साइड में फिक्स्ड है. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इसके अंदर, वन साइड फिक्स्ड है, अदर साइड इज फ्री, वन साइड इज फिक्स, अदर साइड हिंज. बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे इसका, एज पर IS कोड के अकॉर्डिंग भी अपन देखेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू दी पॉइंट, ये अपना क्लियर हो गया कि ड्यू टू बकलिंग टेंडेंसी इसकी जो स्ट्रेसेस है वो रिड्यूस हो जाती है, और इस रिड्यूस होने की वजह से अपन को किसी भी कॉम्प्रेसिव मेंबर की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करेंगी. एंड कंडीशन हो गई, और इसकी जो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सब कुछ डिपेंड करता है KL बाई R, स्लेंडरनेस रेशियो. ओके, अब आते हैं सेकंड हेडिंग इस टॉपिक का, वो है बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये मैंने शायद तक आपको एक टेबल बताई थी जिसमें पर्टिकुलर विड्थ टू थिकनेस जो रेशियो है, विड्थ टू थिकनेस, ये बकलिंग जो क्लास है आर डिपेंडिंग ऑन दी, पहली बात क्रॉस सेक्शन याद रखना, इसमें लेंथ नाम की कोई चीज नहीं आएगी इसके अंदर. विड्थ टू थिकनेस रेशियो के अकॉर्डिंग there are the 4 different types of buckling class A, B, C और D. ओके, और एज पर IS कोड डिवाइड, एज पर IS कोड विड्थ टू थिकनेस रेशियो. विड्थ टू थिकनेस मींस ये मान लो इसकी विड्थ है B और इसकी थिकनेस है TF, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज मेंबर, और थिकनेस ऑफ द वेब मेंबर, और इसके बीच में जो हाइट है ये मान लो H. तो B बाई TF और H बाई TW, ये जो रेशियो है विड्थ टू थिकनेस, इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दी रोल्ड आई सेक्शन, वेल्डेड आई सेक्शन, होलो सेक्शन, वेल्डेड बॉक्स सेक्शन, बिल्ट अप सेक्शन, चैनल, एंगल, टी और सॉलिड सेक्शन, ये सारे जो सेक्शन है उसके अंदर इनको कैसे डिवाइड किया. नाउ आई एम गोइंग टू दी directly table number, this was your section number 7, which is a design of compression member. okay, ये क्या आपका compression member है. ये जो फिगर जो 7 था वो तो उसका था पर्टिकुलर. एक तो ये हो गया कॉलम FCD और FY बेस्ड ऑन दी ABC क्लास के अकॉर्डिंग बेस है. ओके, नाउ कमिंग टू दी, आई एम गोइंग टू दी बकलिंग क्लासेस ऑफ दी क्रॉस सेक्शन एरिया. अब क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग टेबल नंबर 2 जो है आई थिंक वो डिफाइन करती है कि आपका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है या क्रॉस सेक्शन जो है वो किस क्लास का है. टेबल नंबर 2. ओके, ये टेबल नंबर 2 हो गया. और ये तो आप इसमें पढ़ा था मैंने, उसमें क्रॉस सेक्शन जो था प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट,
ये एक बार क्लास में पढ़ाया था ना मैंने। यस सर। तो ये पर्टिकुलर विड्थ टू थिकनेस रेशियो वापस वही है ना। और इसके अंदर क्या करना है, वापस एक और कॉलम सेक्शन के लिए इन्होंने एक और टेबल दे रखी है जिसमें पर्टिकुलर, इसमें शो नहीं कर रहा है, जस्ट पेज नंबर 44, टेबल नंबर 10। एक बार पेज नंबर 44 ओपन करना और टेबल नंबर 10 ओपन करके देखना एक बार। यस सर, बकलिंग क्रॉस सेक्शन। हाँ, ये रहा, दिस वन। ओके, नाउ कमिंग टू दी पॉइंट। पॉइंट क्या है पर्टिकुलर मेरा, पॉइंट इज क्या है, ये अपना मेन पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो नॉर्मली बकलिंग क्लास ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो डिवाइड है वो आर फुली डिपेंड्स ऑन दी योर, एक तो विड्थ टू थिकनेस रेशियो, एच बाई मीन्स इसकी यहां से यहां तक थिकनेस कितनी है, फिर उसके बाद में डिवाइडेड बाई विड्थ मीन्स हाइट टू विड्थ रेशियो, सॉरी। और ये जो सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया जो नॉर्मली क्लास जो है वो फाइंड आउट करने के लिए अपने को विड्थ टू थिकनेस रेशियो याद रखना है, और इसके लिए एच बाई बी एफ की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है और थिकनेस की वैल्यू। ओके, अब आते हैं अपन पर्टिकुलर मेंबर की जो बकलिंग किस एक्सिस के अबाउट होती है, तो वो एक्सिस के लिए मैं एक बार इसको रब कर देता हूं। height to thickness ratio for classified the cross section area, and width, height to width h by b जो ratio है are the for the buckling class, and for the h by tw or b by tf are for the class of cross section area। ओके, ये टेबल नंबर सेकंड है, ये यूज होगा आपका मोस्टली बीम जो यूनिट है ना, बीम सेक्शन है, बीम मेंबर्स उसके अंदर। और ये आपका टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 10 पे एच बाई बी रेशियो। अब आते हैं पर्टिकुलर कि आपका जो बकलिंग जो है वो पर्टिकुलर किस एक्सिस के अबाउट है। I am assuming this is the I section। ओके, एक्सिस याद रखना, साथ साथ में ड्रॉ करते रहना। Axis for YY and this one is a ZZ। अब बकलिंग क्या मतलब, बकलिंग का मतलब ये है कि ये अगर आपका कॉलम है, ओके, और ये आई सेक्शन, अगर मैं ये प्लेन बना दूंगा इस एक्सिस के अबाउट तो ये फ्लेंस दिखेगा, मींस कुछ इस तरह ही। और अगर मैं जेड जेड एक्सिस के अबाउट देखूं तो कैसा रहेगा, इस टाइप से। यस और नो, आया समझ में, है ना, दोनों दोनों साइड में समझ में आ गया। नाउ कमिंग टू दी बकलिंग अबाउट विच एक्सिस। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जेड एक्सिस के अबाउट बकलिंग मींस यहां से मूवमेंट ऐसे लगा के और थंब की डायरेक्शन जो है इस तरह रखना और फिंगर जो है वो रोटेशन कराना। ओके, अपना थंब लेके जो इस डायरेक्शन में रखना और फिंगर को इस तरह रोटेशन देना। अब इस एक्सिस के अबाउट मींस ये जो एक्सिस है इसके अबाउट क्या हो रहा है, ये बकल हो रहा है। तो इसके अबाउट बकल हो रहा है मतलब कैसे दिखेगा, ये वाली एक्सिस है, इसके अबाउट बकल हो रहा है मतलब ये इस टाइप से आएगा। यस और नो, यस। आया समझ में। अब वापिस मैं कह रहा हूं, अब वाई एक्सिस के अबाउट बकल हो रहा है, तो वाई एक्सिस के अबाउट बकल हो रहा है मतलब ये कुछ इस तरह होगा। वाई एक्सिस के अबाउट बकल हो रहा है तो मतलब कॉलम जो है वो आपको सामने से
ऐसे दिख रहा था और अब ये कुछ इस तरह है। ओके, तो ये है आपका वाई एक्सिस बकलिंग और ये है जेड एक्सिस। ओके, तो ये सबसे पहले क्लियर करो। नाउ गोइंग टू दी टेबल नंबर 10। अब टेबल नंबर 10 में क्या करना है आपको, टेबल नंबर 10 में क्या करना है, टेबल नंबर 10 में स्टार्टिंग करना है फॉर दी रोल्ड आई सेक्शन। रोल्ड आई सेक्शन के लिए उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एक तो है एच, एच का मतलब उसकी हाइट। ओके, बीएफ का मतलब है विड्थ ऑफ द फ्लेंज। क्लियर, हाइट ऑफ कॉलम, ये सॉरी जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया ना, ये जो हाइट है एच, और बीएफ इज विड्थ ऑफ द, क्या हो गया, विड्थ ऑफ फ्लेंज। एंड टीएफ मतलब थिकनेस ऑफ फ्लेंज, टीडब्ल्यू मतलब थिकनेस ऑफ द वेब। ओके, अब नाउ कमिंग टू दी, ये जो एक्सिस है आपको अगर दिख रहा होगा, ये वाई एक्सिस शो कर रखा है और ये वाली जो एक्सिस है वो जेड है। ओके, अब डायरेक्टली यहां पे देखो, ये कुछ लिमिट्स है जिसके अकॉर्डिंग आप यू कैन क्लासिफाइड योर बकलिंग क्लास। ओके, फॉर फर्स्ट एग्जांपल, इफ हाइट टू width ratio is greater than 1.2, अगर 1.2 से ज्यादा है तो अब की बकलिंग क्लास जो है वो डिपेंड करती है उसकी थिकनेस ऑफ द फ्लेंज। तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज इफ आई एम कंसीडर 40 mm लेस देन, 40 mm से अगर लेस देन है थिकनेस, देन अब आपको चेक करना है कि आपकी कॉलम जो है वो किस डायरेक्शन में रेस्ट्रेंट है और किस एक्सिस के अबाउट बकल हो रहा है। तो बकल हमेशा याद रखना, बकलिंग के लिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि ये कॉलम किस साइड में बकल होगा, कैसे होगा। तो इसके केस में अपन को क्या करना पड़ेगा, वहां से अकॉर्डिंग बकलिंग क्लास ये नोट करनी। और ये चीज क्यों बनाई है बकलिंग क्लास, फॉर द, अभी जैसे मैंने बताया था, फॉर द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर आर डिपेंड्स ऑन दी, क्या था, किस पे डिपेंड कर रहा था, एंड कंडीशन, स्लेंडरनेस रेशियो। तो ये सब क्या है, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया प्रॉपर्टीज लेने के बाद में डिफरेंट बकलिंग क्लास के लिए आपके पास क्या, एक टेबुलर फॉर्म में डिजाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की एफसीडी की वैल्यू डायरेक्टली गिवन होती है। ओके, नाउ कमिंग टू दी सेकंड पार्ट, टेबल का जो सेकंड रो है वो है वेल्डेड आई सेक्शन। अगर आपने बिल्टअप किया है वेल्ड, मतलब दो प्लेट्स लिया है, दो फ्लेंज ले ली, फिर उसके बाद में ये मोस्टली यूज होता है प्लेट सेक्शन के लिए। प्लेट, ये जो प्लेट गर्डर्स जो होते हैं उसके लिए यूज होता है। उसमें भी सेम कंडीशन देख रहे हैं, पहले टीएफ की वैल्यू कितनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग किस एक्सिस के अबाउट आपका बकलिंग हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्लास हो गए। नाउ कमिंग टू दी होलो सेक्शन, अगर होलो सेक्शन में अगर हॉट रोल्ड है और कोल्ड फॉर्म में, दोनों टाइप के मैंने बताया था। हॉट रोल्ड मींस कि जब वो पर्टिकुलर जो मेंबर है वो हॉट रोलिंग के द्वारा उसमें कास्टिंग हो, तो उसके केस में आपको एक क्लास लेनी होती है, चाहे किसी भी एक्सिस के अबाउट वो बेंडिंग हो या बकलिंग हो। फिर अगर कोल्ड फॉर्म है मींस जस्ट जैसे कास्ट हुआ और उसको फर्स्ट जो है टेम्परेचर वो डिक्रीज कर दिया तो कोल्ड फॉर्म में आता है, तो उसके केस में भी है ना आपको बकलिंग क्लास क्या कंसीडर करनी है, बी। नाउ कमिंग टू दी वेल्डेड बॉक्स सेक्शन, अगर आप बॉक्स सेक्शन बनाते हैं, ये ज्यादातर कंसीडर होता है फॉर रेलवे ब्रिज और उस टाइप में, और फुट ओवर ब्रिज रेलवे में जो स्टेशन है वहां पे, उसके अंदर भी जनरली अगर ये वाली अगर थिकनेस ऑफ वेल्ड्स और ये जो रेशियो अगर मैच नहीं करता है, तो पर्टिकुलर बी 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 जो है जो बकलिंग क्लास ले सकते हैं, सी। तो ये मतलब एक बार आप टेबुलर फॉर्म में ना टेबल नंबर 10 जो लिख देना, बकलिंग क्लास क्लासिफिकेशन। ओके, कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का कौन सी बकलिंग क्लास है वो टेबल नंबर 10 से अपन को देखना है। और ये याद जरूर रखना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं। एक तो याद रखना इसका होलो सेक्शन का, होलो सेक्शन का अगर हॉट रोल्ड है तो ए,
और सी है तो उसके लिए बी, और चैनल, एंगल, टी सेक्शन और सॉलिड सेक्शन, किसी तरह का रॉड या किसी तरह का जो होलो सेक्शन नहीं हो, उनकी सबकी क्लास क्या है, सी क्लास। मतलब क्या करेगा, आपको एग्जाम में ना डायरेक्टली ये दे देगा कि एंगल सेक्शन के ना डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालो। तो उस टाइम अगर कोड देखने की जरूरत नहीं है, अपन को पता है एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन और सॉलिड सेक्शन की कौन सी क्लास है, सी क्लास। ओके, नाउ कमिंग टू दी फोर्थ, सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट में बिल्ट अप मेंबर्स। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। बिल्ट अप मेंबर ये होते हैं जो आर कंसोलिडेटेड और कनेक्टेड विथ टू और मोर देन मेंबर्स, कि जैसे आपने दो या तीन से ज्यादा मेंबर जो है उसको कनेक्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ प्लेट्स, लेसिंग, बैटन्स, बहुत सारे मेथड है, और उसको कॉलम की तरह बनाया हुआ है, तो वो क्लास कौन सी जाएगी, सी क्लास। ओके, यहां तक क्लियर? Yes, sir. ओके, अब आते हैं कुछ जो बकलिंग जो है या फिर उसकी इफेक्टिव लेंथ है, वो क्या क्या चीजें हैं ये अपन देखेंगे। और आपके कोड में जो है वो सेक्शन नंबर 7 जो है कंप्रेशन मेंबर्स, उसके लिए डायरेक्टली डिजाइन स्ट्रेंथ दे रखी है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ अपन थोड़ी देर बाद में जाएंगे, उससे पहले कुछ बेसिक जो है चीजें वो मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद अपन डिजाइन स्ट्रेंथ में चलेंगे। ओके, ओके, अब आते हैं अपन मोस्ट इंपोर्टेंट कॉलम सेक्शन के लिए, वो है स्लेंडरनेस रेशियो KL डिवाइडेड बाई R। ओके, अब किसी कॉलम का जो है SR जो है, SR ऑफ ए कॉलम is defined as the ratio। रेशियो क्या है, ये जो KL जो है ये है इसकी, आपने इसको ये जो टर्म्स है स्लेंडरनेस रेशियो, ये आपने सोम में यूलर थ्योरी जो है, कॉलम की जो यूलर थ्योरी है ना, उसमें पढ़ा होगा आपने, फोर्थ सेमेस्टर में आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अभी इनके सेकेंड ईयर के क्लास लेता हूँ, और ऑनलाइन लेक्चर भी डाल रखे हैं मैंने यूट्यूब पे। तो कुछ इनिशियल जो बेस है सोम के लिए वो अभी पढ़ा है, और नॉर्मली जो नॉर्मलाइज स्ट्रेस है उसके बारे में वंस जब कवर हो जाए कॉलम सेक्शन या थ्योरी ऑफ फेलियर्स, तो उस टाइम उसको वॉच कर लेना थोड़ा सा, अगर फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपको पहले से नोन है तो कोई दिक्कत नहीं। तो रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू द रेडियस ऑफ जायरेशन, मीन्स आपकी इफेक्टिव लेंथ हमेशा प्रीडोमिनेट होगी कॉलम सेक्शन के लिए, क्योंकि बीम के लिए भी इफेक्टिव लेंथ, कॉलम के लिए भी इफेक्टिव लेंथ, जो इफेक्टिवली पार्ट हो, और डिवाइडेड बाई आर। अब जो ये इफेक्टिव लेंथ है वो डिपेंड करती है एक फैक्टर के, एंड कंडीशन जो फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई बाई एल। एल जो है वो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ। ओके, तो दैट मीन्स ये जो फैक्टर है मे बी लैम्डा, आई एम डिनोटिंग एज KL डिवाइडेड बाई R, और रेडियस ऑफ जायरेशन आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज। क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज क्यों, कि उसका आई कितना है, ए कितना है, और उसका रेशियो, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ जायरेशन, और किस एक्सिस के अबाउट बकल हो रहा है, तो उसका स्लेंडरनेस रेशियो उसके अकॉर्डिंग निकालना है। ओके, तो इसके लिए देखो, उसके लिए देखो कैसे, कि ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो आर कौन सा लेना है, कैसे, कि अगर आपका लेट्स अज्यूम आई सेक्शन है, और ये आपकी जेड जेड एक्सिस, ये वाई वाई एक्सिस, अब किसके अबाउट बकल हो रहा है, तो वो फाइंड आउट करना है। फिर आर जो है वो कंसीडर करना है, आर जेड जेड, आर वाई वाई, किसके अबाउट बकल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आर लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं दे रखा तो आर मिनिमम लेंगे अपन, जैसा कि अपन ने कल किया था, टेंशन मेंबर का ही क्वेश्चन किया था सबसे डिजाइन में, तो अपन ने चेक किया था ना स्लेंडरनेस रेशियोज का, कुछ याद आया? Yes, sir.
ओके, नाउ कमिंग टू दी, यहाँ पे जो एक्चुअल लेंथ और अनसपोर्टेड जो लेंथ है, ये क्या वो चीज होती है? एक्चुअल लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ मींस जहां सपोर्ट से सपोर्ट जो है मिले, मींस उसकी मतलब एक्चुअल लेंथ, और उसको फाइंड आउट करना है उसकी इफेक्टिव लेंथ से। तो यस प्लीज। अब जो एक्चुअल लेंथ का टर्म्स है, ये डिफाइन होता है कि आपने जो रेस्ट्रेंट प्रोवाइड किया है, रेस्ट्रेंट मींस जो एंड कंडीशन प्रोवाइड किया है, उसके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लो, वो एक्चुअल एक्चुअल डिस्टेंस होगी। कैसे? ये इसके सेंटर है रेस्ट्रेंट का, यहां से कॉलम स्टार्ट हुआ और यहां से डेड एंड हुआ, इसका सेंटर मैंने मिला दिया, और ये सेंटर टू सेंटर मैंने इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ली, ये है इसकी एक्चुअल लेंथ। ओके, अब ये जो एक्चुअल लेंथ है वो डिपेंड करती है कि आपने एल पहली इफेक्टिव बात पे, किस पे, एल इफेक्टिव पर सर। इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ होती है अनसपोर्टेड लेंथ। इफेक्टिव लेंथ ना अनसपोर्टेड लेंथ नहीं होती है। इफेक्टिव लेंथ होती है जहां तक आपका जो कॉलम की लेंथ है वो पर्टिकुलर उस बकलिंग में आ रही है। जैसे अगर ये हिंज टू हिंज है, तो आपने उसमें आरसीसी में पढ़ा होगा, हिंज टू हिंज है तो इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू जो एक्चुअल लेंथ। और अगर सेम कंडीशन इफ आई एम कंसीडर फिक्स सपोर्ट, तो ये कुछ इफेक्टिव लेंथ इस टाइप से होती है। और आईएस कोड में 0.5 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल लेंथ, इसको इफेक्टिव लेंथ बोला है। यस और नो? यस सर। आपने पढ़ा होगा ना आरसीसी में। सर यस। तो वो सेम टू सेम है, यहाँ पे भी वही। यस, यस धर्मेंद्र। नो सर। धर्मेंद्र, ओके। तो अब एक्चुअल लेंथ आपको पता चल गया। अब मैं एक क्वेश्चंस आपको देता हूं, उसमें ध्यान से, और इसकी जो मैंने डेफिनेशन दिखाई है वो एकदम एकदम देखने के बाद में देख चेक करना। ये ए, ये बी, और ये सी पॉइंट। ओके, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, देन इस पर्टिकुलर जो कॉलम है वो है आपका आई सेक्शन। ओके, और ये जो आई सेक्शन है वो कुछ इस तरह का है। ओके, ये है आपका जेड एक्सिस, और ये है आपकी वाई एक्सिस। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम। और ए एंड बी जो है, एंड कंडीशन देखो इसकी, एंड रेस्ट्रेंट। एंड रेस्ट्रेंट कैसे? ए और बी पे एंड रेस्ट्रेंट जो है प्रोवाइड इन बोथ वाई वाई एक्सिस एंड जेड जेड एक्सिस। मींस यहाँ पे दोनों के साइड में रेस्ट्रेंट दे रखा है, मतलब ना तो एक्स एक्सिस में मूवमेंट हो सकती है, ना वाई वाई एक्सिस में मूवमेंट हो सकती है। दूसरा, एट सी, जो सी जो सपोर्ट है, सी जो सपोर्ट है, इट इज रेस्ट्रेंट इन जेड जेड डायरेक्शन। मींस ये जो कॉलम है ये ऐसे नहीं हो सकता और ऐसे भी नहीं हो सकता। मींस सी पॉइंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर लेंथ लेने के बाद में क्या कर दिया,
यहां से रेस्ट्रेंट प्रोवाइड कर दिया। अब आपको फाइंड आउट करना है कॉलम की एक्चुअल लेंथ इन वाई वाई एक्सिस डायरेक्शन में और जेड जेड एक्सिस डायरेक्शन में, एल वाई वाई और एल जेड जेड, ये फाइंड आउट करना है। कितनी आएगी बताओ? निकालो, बहुत इजी है भाई। एक्चुअल लेंथ सबसे पहला, एक्चुअल लेंथ मैंने क्या बोला कि जो रेस्ट्रेंट प्रोवाइड कर रहा है उसके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस निकालनी है। यहां तक क्लियर? एक बार ये मेरे को ना फाइंड आउट करके बताओ। मैं 1 मिनट। यस, कितना आया? 6 मीटर। 6 मीटर किसके साइड में? वाई वाई। वाई वाई के 6 मीटर और जेड जेड के 6 मीटर। 6 मीटर। 3। 6 मीटर किसका आंसर है? सतीश का। यस। सतीश। और 3 मीटर मेरा सर। धर्मेंद्र। बताओ, एक्सप्लेन करो। बोथ साइड होंगे तो इफेक्टिव लेंथ ले लिया, जो इफेक्टिव लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ है वो। ओके, बट इन फॉर विच केस? वाई वाई। वाई वाई। और इन फॉर जेड केस? दैट मीन्स देखो, ध्यान से देखो देखो, ये धर्मेंद्र का जो आंसर है वो राइट है। धर्मेंद्र कैसे 3 मीटर कैसे कंसीडर किया? 3 मीटर कैसे कंसीडर किया धर्मेंद्र? हेलो सर। हाँ, सर क्लिंग हो रहा है जेड डायरेक्शन में, बट की कंडीशन सी सर आप पर है ना। क्या? जेड डायरेक्शन में ये जो यदि एक्चुअल लेंथ है वो, यस। यस सर, जेड डायरेक्शन में यदि बकलिंग होगा ना तो सर 3
mm पर ही होगा ना सर, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू बकलिंग। ये नहीं है आंसर। 3 मीटर आंसर तो सही है, बट देखो एक्चुअल लेंथ क्या है, कि एक्चुअल लेंथ का मतलब है कि जो उसके एंड रेस्टोरेंट है, इसके बीच में कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। और कब तक, कि उसके डायरेक्शन में वो बकल करे। तो अब देखो जेड के डायरेक्शन में वो बकल नहीं कर रहा है, मतलब सॉरी, जेड के डायरेक्शन में ये जो बीच वाला जो सपोर्ट है, वो इसको क्या कर रहा है, यहां तक नहीं आने दे रहा, यहां तक नहीं आने दे रहा, यहां तक नहीं आ रहा। तो मतलब अगर मैं जेड का अगर बनाऊं, मान लो ये ए और बी है, ये ए और बी हो गया, अब जेड सपोर्ट यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स अब ना आपका कॉलम जो है वो मे बी ऐसे बकल होगा, इस टाइप से। ओके, क्योंकि अब यहाँ पे आपने क्या किया, रेस्टोरेंट प्रोवाइड किया, जेड के एक्सिस के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ना एट सपोर्ट जेड। बट इन केस ऑफ दी वाई, तो वाई के डायरेक्शन में तो ये फ्री बैठा है अभी भी। तो मतलब वाई के केस में क्या हो जाएगा, इसका अगर शेप बनाओ तो ये बी और ए। अब ये वाई के डायरेक्शन में देखो, वाई के डायरेक्शन में क्या होगा, ये कुछ इस तरह बकल कर सकता है बड़ा, मतलब यहां से सपोर्ट इसका हटा हुआ है। तो वाई के एक्सिस में जब जेड के देखो, जेड एक्सिस के अबाउट अगर बकल नहीं कर रहा, तो कॉलम जो है आपका इस तरह से दिखेगा। ओके, ये आपका पॉइंट सी और ये पॉइंट ए। और वाई एक्सिस के अबाउट अगर बकल कर रहा है, तो आपका कॉलम इस तरह से दिखेगा। ये पूरा 3 डायमेंशनल है आपका। Yes, sir. Got it. आया समझ में? Yes, sir. तो अब देखो ये पॉइंट बी है, ध्यान से देखो। अब इसको यहां से आपकी आई साइट है ना, यहां यहां लगाओ आप, ये जो आई साइट है वो यहां लगाओ। और अब ध्यान से देखो इसको, कुछ नजर आया? अब यहां से है ना, ये इसको बकल कराओ, बकल कराओगे तो क्या होगा, ये दो लाइनें इसकी फ्लेंज की और ये फ्लेंज की। अब वाई एक्सिस में किसी तरह का कोई रेस्ट्रेंट नहीं मीन्स वो डायरेक्टली बी बी पॉइंट शो कर रहा है। आ गया? तो एक्चुअल लेंथ इन वाई एक्सिस इज 6 मीटर एंड जेड एक्सिस इज 3 मीटर। आ गया समझ में? Yes, sir. अब नेक्स्ट अपन चलते हैं इफेक्टिव लेंथ पे। इफेक्टिव लेंथ as per IS code, they are the number of end conditions, end conditions के according in frames for the step columns। step column means ये कॉलम यहाँ पे बना हुआ, उसके नीचे एक और बड़ा कॉलम बना हुआ, फिर एक और ऊपर जाते छोटा कॉलम। ये हर एक स्टेप डाउन में कुछ ना कुछ हो रहा है। ओके, तो ये स्टेप कॉलम के लिए आपको रेफर करना है एनेक्सर D2 और D3। ओके, एंड दी फॉर दी फाइंडिंग आउट दी और फ्रेम्स, फ्रेम्स के लिए आपको डायरेक्टली एनेक्सर साइड तक ई है, कौन सा है, नहीं, फॉर दी फ्रेम स्ट्रक्चर टेबल नंबर 11, टेबल नंबर 11 ओपन करो एक बार, टेबल नंबर 11 ओपन करो। Effective length of prismatic compression member. Page number 45. यस, टेबल आ गई समझ में?
समझ में क्या, सॉरी, टेबल नंबर 11 ओपन कर दिया आपने सबने? यस सर। देखो, अब स्टार्टिंग देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि फॉर दी बाउंड्री कंडीशन मींस कि उसकी पर्टिकुलर आपने एंड जो रेस्ट्रेंट है वो किस टाइप से किया हुआ है, और एंड रेस्ट्रेंट आर दी टू टाइप्स, वन इज रिलेटिव ट्रांसलेशन मोशन, सेकंड इज रोटेशनल मोशन। ओके, इन दो टर्म्स को बहुत ध्यान से सुनना, दो टर्म्स को ध्यान से सुनना। एक तो होना चाहिए रिलेटिव ट्रांसलेशन मोशन, और दूसरा रोटेशन मोशन। कैसे कि अगर आपका कोई कॉलम है ये ए और बी, तो ए और बी के बीच में रिलेटिव ट्रांसलेशन मोशन होना चाहिए। मींस ये जो सपोर्ट है वो अगर ये इस टाइप से आता है तो ट्रांसलेशन मोशन मतलब कि यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में मे भी मूव हो सकता है। ओके, तो वो एक चीज। सेकंड, यहाँ इस पर्टिकुलर जो एंड कनेक्शन है उसमें रोटेशन भी होना चाहिए। रोटेशन मतलब यहाँ पे एंगल आना चाहिए, और अगर मैं एंगल नहीं आके यहाँ पे फिक्स सपोर्ट कर दूं, वो क्या करेगा, यहाँ पे इतना पूरा ये जो 90 डिग्री है वो डिफ्लेक्टेड शेप के बाद भी 90 रहेगा, उसके बाद में एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके वो रोटेट होगा। ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। तो मतलब आपका जो ये एंड रेस्टेंट है वो टू टाइप से क्या प्रोवाइड कर सकता है बाउंड्री कंडीशन। वन इज रिलेटिव ट्रांसलेशन, ध्यान सुनना, अगर आपका कोई कॉलम है वो ए और बी, और यहां पे मैंने रोलर लगा दिया, तो अब ये क्या करेगा, ये अगर जैसे आएगा फोर्स तो रिलेटिव मोशन नहीं करेगा, ये आगे आके यहाँ पे रुक जाएगा। तो मतलब ये जो कॉलम है वो अनस्टेबल में, समझे? अब ए और बी के पॉइंट के बीच में ना रिलेटिव कितना ट्रांसलेशन मोशन हुआ, 0? यस और नो? यस। तो दैट मीन्स ये 0 वैल्यू अगर शो कर रहा है तो मतलब कि उसमें रिलेटिव ट्रांसलेशन मोशन नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपका जो रिलेटिव ट्रांसमोशन है उसमें देखो, सबसे पहली कंडीशन, ये टेबल थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद अपन नेक्स्ट जो है इसमें देखेंगे कि पर्टिकुलर फॉर कंप्रेशन मेमोरी इन द ट्रस और इन द एंड कंडीशन व्हाट विल बी द इफेक्टिव लेंथ, और उसके बाद एक रेडियस ऑफ जायरेशन का पेपर लेंगे। ओके, फिर कल अपन क्लास में डिजाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, देखो इस टेबल को ध्यान से देखना, कैसे कैसे इसको रीड आउट करना है। सबसे पहले एट दी वन एंड हमेशा कंसिडर करना, नीचे से स्टार्ट करना। तो अगर नीचे से स्टार्ट करना है तो ये बोल रहा है ट्रांसलेशन मोशन भी रेस्ट्रेंट है और रोटेशन भी रेस्ट्रेंट है, तो ऐसा सपोर्ट कौन सा होता है, फिक्स्ड सपोर्ट। तो यहाँ पे लिख देना पेंसिल से, इसका मतलब है फिक्स सपोर्ट। ओके, इसका मतलब ये फिक्स सपोर्ट है। अब सेकंड इज अदर एंड, अगर अदर एंड आपका इस तरह बाउंड्री कंडीशन है, एक तो वो मूव भी कर सके और रोटेट भी हो सके, तो इसको बोलते हैं फिक्स सपोर्ट वन एंड और फ्री सपोर्ट ऑन दी अदर एंड। उसके केस में आपको इफेक्टिव लेंथ एलई की वैल्यू, इफेक्टिव लेंथ एलई की वैल्यू कितनी लेनी है, 2 टाइम्स ऑफ दी एल। ओके, 2 टाइम्स ऑफ दी एल। नाउ कमिंग टू दी सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखो, एंड वन एंड क्या है, रेस्ट्रेंट है फॉर दी रोटेशन। ओके, यहां पे रोटेशन नहीं हो सकता, यहां पे भी रोटेशन नहीं हो सकता, बट फ्री ऑन दी अदर एंड, फ्री हो सकता है अदर एंड ट्रांसलेशन। एक मिनट, ये कुछ इसमें पोर्शन गलत है। अगर फ्री ट्रांसलेशन मोशन ये भी फ्री है, ट्रांसलेशन मोशन ये भी फ्री है, तो इसके अंदर यहाँ पे लिखो आप रोटेशन जो है वो फ्री। ओके, और यहां पे लिखना ये रेस्ट्रेंट। इन सपोर्ट में उल्टा होता ना, यस और नो, एम आई राइट और नॉट? व्हाट? यस। अरे हिंज सपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होती, मींस हिंज सपोर्ट लगा दिया तो एक दूसरे से रिलेटिव मोशन नहीं होगी, बट
रोटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्ट कर देना कोड में। ओके, तो रेस्ट्रेंट, यहाँ पे रेस्ट्रेंट हो गया ट्रांसलेशन मोशन, और रोटेशन फ्री हो गया, तो ये हिंज सपोर्ट। अब अदर देन सपोर्ट पे ध्यान से देखो, अदर सपोर्ट जो है वो ट्रांसलेशन मोशन तो कर सकता है लेकिन रोटेशन नहीं कर सकता। मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो इट इज जस्ट अपोजिट केस हो गया ये, कि इसका कॉलम की जो डिफ्लेक्टेड लेन है ना इस टाइप से शो कर रहे हैं, और इसको नीचे से करने के बाद में इस टाइप से शो करते हैं, और ये जो होती है चीज इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ 2L। ओके, समझ में आ गया? यस सर। अब देखो सेकंड है रेस्ट्रेंट, ट्रांसलेशन मोशन रेस्ट्रेंट, और यहाँ पे हिंज मींस रोटेशन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड केस है, बोथ आर सपोर्ट आर हिंज सपोर्ट, तो उसके अंदर 1L लेना है। ओके, क्लियर? बहुत सिंपल केस है ये। तो हिंज के केस में क्या होता है, दोनों अगर सपोर्ट हिंज के केस में तो क्या लेना है अपन को 1L। देन स्टार्टिंग फ्रॉम दी रेस्ट्रेंट एंड रेस्ट्रेंट, मतलब दोनों चीज रेस्ट्रेंट मतलब एक साइड में सपोर्ट हो गया आपका फिक्स सपोर्ट। यस यस प्लीज, फिक्स सपोर्ट सर। हाँ। फिर अब ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रांसलेशन मोशन फ्री है। मींस इस टाइप का आपका चैनल टाइप का एक सपोर्ट बनाया हुआ है जिसमें रोलर्स जो है वो इजिली मूव फ्रॉम लेटरल डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन फ्री, बट रोटेशन नहीं हो सकता। तो इसके केस में आपको 1.2L, ये नया केस है, इसको याद रखना। ये काफी बार गेट के क्वेश्चंस में पूछते हैं इसको, कि ऊपर की तरफ ये इस टाइप से ना रोलर सपोर्ट लगा हुआ है चैनल टाइप का, जो ये जो एंगल जो है वो तो 90 डिग्री बना रहा है, मींस रोटेशन नहीं दे रहा लेकिन ट्रांसलेशन मोशन दे रहा। और सामने की तरफ अगर आपका फिक्स सपोर्ट है तो 1.2L, और सामने की तरफ अगर हिंज सपोर्ट है तो वो 2L होगा। ओके, नाउ कमिंग टू दी रेस्ट्रेंट एंड रेस्ट्रेंट मतलब फिक्स सपोर्ट, फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन मोशन भी फिक्स सपोर्ट। तो ये आपका स्टैंडर्ड केस अपन ने पढ़ा होगा, उसके केस में पॉइंट ये आता है 0.7 के आसपास। रूलर थ्योरी में जब आप निकालते हो तो 0.7 के आसपास आता है। तो इसके केस में है कि एक साइड में फिक्स सपोर्ट और दूसरे साइड में हिंज सपोर्ट। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ सपोर्ट याद रखना, ये लिखते रहना पेंसिल से, बार बार कोई नहीं बताएगा आपको। तो ये इस तरह याद रखोगे और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, कौन सा रेस्टेंट कौन सा नहीं। तो ये है फिक्स सपोर्ट, ये है हिंज सपोर्ट। फिक्स और हिंज के केस में होता है 0.8L, और सबसे लास्ट में सबसे प्रिसाइज दोनों एंड अगर फिक्स हो जाए तो 0.65L लेना है। ओके, क्लियर? यस सर। तो टेबल नंबर आपका 11 जो है वो कंप्लीट। नाउ कमिंग टू दी पॉइंट है कि कंप्रेशन मेंबर, ये था फ्रेम के केस में, ठीक है। ये सारे किसके केस में था, फ्रेम के केस में। अब आपका अगर कंप्रेशन मेंबर इन ट्रस, अगर ट्रस के अंदर है तो आपका जो इफेक्टिव जो लेंथ है एलई, वो जो के की वैल्यू है आर इन बिटवीन 0.7 टू दी 1 डिपेंडिंग ऑन दी एंड रेस्ट्रेंट फास्टनर बोल्टेड वेल्डेड, ये जो आपने कनेक्शन जो किए हैं उसके ऊपर, ठीक है। कि इसका भाई 2 बोल्ट है 3 बोल्ट है और इस टाइप से क्या रेस्ट्रेंट है, तो उसके ऊपर डिपेंडिंग करता है। ओके, एक सेकंड पॉइंट याद और रखो, ये आपका प्लेन ऑफ द ट्रस है। कभी भी कोई चीज अगर समझ में नहीं आया ना तो ड्रॉ करके देखा करो। ये है जैसे अभी ग्रीन कलर का ना, ये है प्लेन ऑफ ट्रस। इसका कोई मेंबर मान लो ये टाई मेंबर हो गया, और ये हो गया आपका स्ट्रट मेंबर, कंप्रेशन मेंबर। तो मुझे ए और बी जो है मेंबर चाहिए। अब ए और बी जो है मेंबर ये इस डायरेक्शन में,
अगर इन प्लेन अगर बकलिंग होती है तो ये सारे रूल काम आएंगे, एल इक्वल टू के एल बाई ए। और आउटर प्लेन मतलब इस प्लेन से नहीं होके, इस प्लेन से नहीं होके ये कुछ इस तरह हो रही है, मींस आउटर प्लेन में हो रही है। अगर ये एक्स और वाई, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये प्लेन एक्स और वाई में है, तो इसकी अगर इन प्लेन बकलिंग हो रही है तो ये हो जाएगा। और अगर ये एक्स और जेड एक्सिस में है, जेड एक्सिस में, तो उसके केस में आपको क्या लेना है, एल इक्वल टू एल, एक्चुअल लेंथ। ये मैं 3 डायमेंशन में एक बार बताऊंगा आपको वहां पे आके, तो कैसे ना पता चले। यस, Yes, sir. Got it. ओके, गॉट इट। Yes, sir. अब एक और थोड़ा सा छोटा टॉपिक बाकी है, वो है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन। ये अप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ जायरेशन क्यों लिख रहा हूं, कि आपको वहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। ओके, वापिस वही प्रॉब्लम, ये सी पॉइंट, ये आई सेक्शन, ये जेड जेड एक्सिस, ये वाई वाई, ओके, और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स, तीनों डायमेंशन हो गई। Yes, sir. और ये जेड, तो ये तो आपका है जेड, ये है आपका एक्स, और ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ये पॉइंट आपका ए और बी, और ये पॉइंट सी। ओके, तो ये वापस 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर। अब एक्चुअल लेंथ इन वाई वाई एक्सिस इक्वल टू 6 मीटर अभी निकाला था, और Yes, sir. एक्चुअल लेंथ इन जेड जेड एक्सिस इक्वल टू 3 meter. 3 मीटर। अब मेरे को बताओ वाई एक्सिस के यहां बकलिंग हो रही है, मतलब वाई एक्सिस को अगर देखो तो बकल हो रहा है, मतलब इस टाइप से। ओके, तो बकलिंग हो रहा है तो उसके जेड एक्सिस में मोमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, तभी तो बकल होगा। और अगर वाई में लगे। लगेगा तो वो जेड एक्सिस के अबाउट बकल होगा। एम आई यस राइट सर, और नो? राइट सर। तो Right, sir. जिस एक्सिस के अबाउट ये बकल हो रहा है, जहां मोमेंट लग रहा है, वो आपको कंसीडर करना है उसके केस में। मतलब ये आपको कंसीडर करना है फॉर द रेडियस ऑफ डायरेक्शन जेड जेड एक्सिस, और इसके केस में रेडियस ऑफ डायरेक्शन वाई वाई Right. एक्सिस। आगे समझ में? और अप्रोप्रिएट जो रेडियस ऑफ जायरेशन होती है वो होती है मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन विच आर दी आर जेड जेड और आर वाई वाई। ओके, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा कि जो लैम्डा स्लेंडरनेस रेशियो है वो केएल डिवाइडेड बाई आर मिनिमम पे डिपेंड करेगा। ओके, तो जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है उस एक्सिस के अबाउट आपको आर लेना है, और उसके परपेंडिकुलर जो है वो उसका डिफ्लेक्शन होगा। ओके, क्लियर? Yes, sir. अब नेक्स्ट जो लेक्चर है कल वाली क्लास, उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कॉलम या कंप्रेशन मेंबर प्लस इसके डिजाइन स्टेप्स। पहले तो अपन को फाइंड आउट करेंगे एफसीडी, जिसको बोलते हैं डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये कैसे फाइंड आउट करना है। दूसरा, फिर उसके बाद जो कंप्रेशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर, उसके डिजाइन स्टेप्स क्या है। फिर इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी एंगल सेक्शन के बारे में, कि एंगल सेक्शन कैसे कनेक्टेड है, डबल कनेक्टेड है, लेग सिंगल कनेक्टेड है, गजेटेड प्लेट के वन साइड है, टू साइड है। फिर उसके बाद आएगा बिल्टअप सेक्शन, बिल्टअप सेक्शन में लेस्ड कॉलम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएस और गेट सेमेस्टर एग्जाम एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इन दोनों में से, 20 नंबर का या जो भी आपका। दूसरा है बैटन कॉलम, बैटन कॉलम और ये लेस कॉलम मैं बता सकता हूँ। लेस कॉलम होता है आपका ये जो इलेक्ट्रिक
आपका जो टावर जो है, इलेक्ट्रिक जो टावर है ना, उसके जो पोल्स जो है वो इस टाइप से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखा होगा ना आपने, यस Yes, सर, sir. टच से ये लेसिंग कॉलम है, लेस्ड कॉलम, इसको लेसिंग बार बोलते हैं, और इसकी डिजाइन पढ़ेंगे अपन। दूसरा आपने देखा होगा, ये मान लो ये है आपका एक चैनल सेक्शन, एक दूसरे सामने चैनल सेक्शन। दूसरा आपने विजिट किया होगा वो है रेलवे में फुट ओवर जो ब्रिज बनता है रेलवे में, इन दोनों चैनल सेक्शन को कुछ प्लेट्स लगा के वेल्ड कर देते हैं साइड में, फिर एक और यहाँ से लगा के वेल्ड कर देते हैं, फिर वापस एक और प्लेट लगा के वेल्ड कर देते हैं। तो ये जो दो चैनल सेक्शन है वो बिल्टअप की तरह एक बड़ा कॉलम बनता है। देखा है आपने? यस आज सर, Yes, आज sir. नेट पे जाके देखना। ये चीजें जो है, मैं जब आपके बीटेक में था, मतलब ड्यूरिंग माय बैचलर डिग्री, मेरा मेन जो फोकस था, मतलब मेरी बहुत बड़ी एक मतलब मान लो जो स्ट्रेंथ थी वो थी ऑब्जर्वेशन। मैं अपने टीचर को ऑब्जर्वेशन से इतना परेशान करता था, परेशान से कैसे कि मैं हर क्वेश्चन वाई से स्टार्ट करता था कि मान लो मैम और सर, ये मैंने यहाँ पे विजिट किया है, यहाँ पे मैंने रेलवे स्टेशन में ये देखा, तो ये बैटन्स है, इनकी कैसे डिजाइन होती है, तो ये क्या बोला आपके फिफ्थ सेमेस्टर में आएगा। फिर उसके बाद में भाई इलेक्ट्रिक टावर है, इसके अंदर कैसे डिजाइन होती है, कैसे लेसिंग्स जो है वो प्रोवाइड होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन ही है जो आपको सिविल इंजीनियर में कुछ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। ये जो स्किल्स और ये जो ऑब्जर्वेशन है, यू कैन इमेजिन समथिंग मोर अदर देन पीपल। ओके, तो ये जो आपका ऑब्जर्वेशन कब आएगा, जब यू थिंकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, व्हेन यू सी एक मैन मेड और नेचुरल कोई भी ऑब्जेक्ट देखोगे, तो हमेशा देखना पर्टिकुलर उस टाइप से ही आपको दिखाया होगा। एक और एग्जांपल बताऊं, अगर आपका ऑब्जर्वेशन हो, आपने मेट्रो और बहुत सारी चीजों पे देखा होगा कि ये एक सिंगल कॉलम पे इस टाइप से ब्रिज का ओरिएंटेशन होता है, और इसके ऊपर नंबर ऑफ गडर्स लगा के कनेक्टेड करते हैं, और टॉप सरफेस पे रोड या रेलवे लाइन होती है। यस और नो? यस सर, Yes, sir. और इसके जो नीचे जो होता है वो होता है पाइल फाउंडेशन या पियर फाउंडेशन। ओके, पाइल सर फाउंडेशन इलेक्ट्रिक टावर है, व्हाट? इलेक्ट्रिक टावर के नीचे कौन सी फाउंडेशन होती है सर? Electric tower ke based on the height and weight, they are the number of foundation. You can also use the normal अगर आपका इलेक्ट्रिक पोल अगर रोड पे है तो पेडेस्टल बना के कॉलम बना सकते हो। फिर अगर आपका वेट और ज्यादा है तो अपन को जाना पड़ता है पाइल फाउंडेशन के अंदर। मींस आपका इस तरह से डिजाइन होता है कि ये अंडरनीथ जो सॉइल है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करे कि ये लेटरल बकलिंग ना हो। ओके, इसका देखो आज इसका जीता जागता एग्जांपल बताऊं। व्हेन यू सी ए ट्री, ओके, व्हेन यू सी ट्री, देयर आर द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑन द ट्री। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. राइट, ये क्या है? ब्रांच है ट्री की। ये जो ब्रांच जो है ट्री की, मैं प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ज्यादा पढ़ाता हूँ एज और इस पे क्या है, ये सारा पर्टिकुलर फ्रूट और सब लीफ, ये सब जो अरेंजमेंट है ये एक लोड है। ओके, और विंड भी आती है यहाँ पे, पर्टिकुलर सन और पर्टिकुलर बहुत सारे फैक्टर्स। बट ये है आपका कॉलम, जो स्टेम बोलते हैं इसको, प्लैंक ट्री का। और नीचे जो देखो, नीचे इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? रूट्स। ठीक है, रूट्स। देन रूट के बाद रूट्स जो है वो तो साइडिंग है, और जो मेन जो स्टेम जो है, मेन जो रूट है, जो कितनी पेनिट्रेट हो रही है सॉइल के अंदर, वो डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर ट्री की क्या स्ट्रेंथ है। ये और ये दोनों सेम है कि नहीं है? Yes, sir.
किसी ने ऐसा ऑब्जर्व किया था आज तक? यस सर। Yes, sir. कब? ऐसा ऐसा पहले सोचा था कि ये ट्री और इसको ना ये जो कंसेप्ट है ये वापिस सेम टू सेम इस टाइप से अपन ये मैन मेड है और ये नेचुरल है, ऐसा पहले थिंकिंग सोचा था? यस सर सोचा था, पर सर इसमें जो पेडेस्टल वगैरह रहता है तो वो पोर्शन इसमें नहीं है ड्रीम में। पेडेस्टल भाई, पेडेस्टल तो जस्ट एक फिजिबल के लिए है कि वो आफ्टर ए सर्टेन डिस्टेंस एकदम वो क्रश ना हो, जितना पोर्शन आपका स्टील का है या फिर जो भी कॉलम है तो वो सराउंडिंग उसको बचाव करने के लिए। तो यहाँ पे भी इसके लिए ना जो बाहर सबसे पहली जो हार्ड जो सरफेस है तो वो भी तो यहाँ पे है। मैं जस्ट सिमिलरिटी नहीं बता रहा, मैं जस्ट बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ द सिविल इंजीनियर टू कंस्ट्रक्ट दिस लाइक ब्रिज या दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इट्स सेम सिमिलर टू योर नेचुरल मैन नेचुरल जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है। यस और नो? यस सर। Yes. तो ये चीजें जो हैं वो आपको अलग बनाएगी अदर देन पर्सन, अदर देन इंजीनियर्स। ओके, यस सर। Yes, sir. okay, from my side is over. If you have any doubt you can ask me.